Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the summary lecture of IAS 16 Property Plan and Comment. This is Murtaza Qaid, faculty member for Financial Reporting at IQ School of Finance. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम IAS 16 दैट इज प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के इस स्टैंडर्ड में जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग रूल्स रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट डिफाइंड है, इन सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और रूल्स को हम समराइज वे में कवर कर रहे होंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें IAS 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्टिव की, तो ये स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो सारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स हैं उनको गवर्न करता है। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट किसको कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको कब इनिशियली रिकॉग्नाइज करना है, इनिशियल रिकॉग्निशन के वक्त इसको इनिशियली किस तरह से मेजर किया जाएगा, इस पे डेप्रिसिएशन किस तरह से वर्कआउट होगा, इसकी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट क्या होगी, और फिर डी रिकॉग्निशन या डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को किस तरह से अकाउंट फॉर किया जाएगा, ये सारी बातें मिला जुलाकर इस IAS 16 के स्टैंडर्ड में डिस्कस की गई है। कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिनको IAS 16 के स्कोप से स्पेसिफिकली बाहर रखा गया, ये उनकी एक लिस्टिंग है, यानी कि इन चीजों के ऊपर हम IAS 16 नहीं बल्कि इनका रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई कर रहे होंगे। इसके बाद अगर हम सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन को कवर करें, तो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को डिफाइन किया गया है एज अ टेंजिबल आइटम। It can be movable, it can be immovable asset, it can be movable asset, for example plant and machinery, for example motor vehicle, for example office equipment, or it can be immovable asset, for example land and building। एक ऐसे टेंजिबल आइटम जिसे तीन में से किसी एक पर्पस के लिए रखा जा रहा हो, आइदर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सप्लाई प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और रेंटल टू अदर्स, और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। अगर एक टेंजिबल आइटम आइदर मूवेबल या इमूवेबल एक कंपनी अपनी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन के लिए रखती है, दूसरों को रेंट पे देने के लिए रखती है, या फिर अपनी ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए कैरी करती है। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर एक लैंड एंड बिल्डिंग को रेंटल पर्पस के लिए रखा जा रहा है, यानी कि आपके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है लैंड एंड बिल्डिंग, और आप इसे दूसरों को रेंट पे देने का इरादा करते हो, रेंटल पर्पस के लिए आपने इसको रखा है, तो फिर इस पे हम IAS 16 नहीं बल्कि इस पे एक और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है दैट इज IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये अप्लाई होता है। अगर एक लैंड एंड बिल्डिंग रेंटल पर्पस के लिए रखी गई है तो उसके लिए स्पेसिफिकली अलग स्टैंडर्ड IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये लैंड एंड बिल्डिंग IAS 40 के तहत अकाउंट फॉर की जाएगी। कोई टेंजिबल आइटम मूवेबल इमूवेबल अगर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रेंटल टू अदर्स या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए रखा गया है और उसके इकोनॉमिक बेनिफिट और उसकी यूजेज मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड के लिए है, तो ये टेंजिबल आइटम प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट डेजिग्नेट होगा और IAS 16 के तहत अकाउंट फॉर किया जाएगा। एक टेंजिबल एसेट जिसकी यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर हो और जिसे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस या फिर रेंटल पर्पस के लिए रखा जाए, इसे हम IAS 16 का प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट बना देंगे। फिर अगर हम बात करें प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की इनिशियल रिकॉग्निशन की, तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के दो हैं। ये दोनों क्राइटेरियाज का मीट होना जरूरी है, तब जाकर आप एक प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को IAS 16 में इनिशियली कैपिटलाइज करोगे। क्राइटेरिया नंबर 1, इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद द एसेट विल फ्लो टुवर्ड्स द एंटिटी, यानी कि इस बात की प्रोबेबिलिटी का होना कि एक एसेट में जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं उनका बेनिफिट एक एंटिटी की तरफ होगा। यानी कि बेसिकली हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एक एसेट की जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो कंपनी के पास हो। अगर एक कंपनी एक एसेट को कंट्रोल करने की पोजीशन में आ जाती है, अगर एक कंपनी एक एसेट को कंट्रोल करने की पोजीशन में आ जाती है, उससे रिस्क एंड रिवॉर्ड एंजॉय करने की पोजीशन में आ जाती है, तो हम ये कह सकते हैं कि एसेट के इकोनॉमिक बेनिफिट एंटिटी की तरफ होंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी है। एंड द कॉस्ट ऑफ द एसेट कैन बी रिलायबली मेजर्ड, उस एसेट की जो कॉस्ट है उसे हम रिलायबली मेजर कर सके। ये दोनों बातें, ये दोनों क्राइटेरिया मीट होंगे तब जाकर आप प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉग्नाइज करेंगे। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मोर और लेस वही है जो एसेट का एक जनरल रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इज प्रोबेबल एंड कॉस्ट इज रिलायबली मेजरेबल। फिर अगर हम बात करें IAS 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की इनिशियल मेजरमेंट पे, यानी कि जिस वक्त आपका इनिशियल रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया मीट हो रहा है, आप प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो रिकॉर्ड करते वक्त इनिशियल मेजरमेंट के वक्त आप प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को किस तरह से अकाउंट फॉर करोगे, किस तरह से मेजर करोगे। तो IAS 16 हमें ये कहता है कि हम प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को इनिशियली मेजर करते हैं कॉस्ट पे, और IAS 16 ने ही कॉस्ट के 3 एलिमेंट डिफाइन किए। नंबर 1 परचेज प्राइस, नंबर 2 डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, एंड नंबर 3 डिसमेंटलिंग कॉस्ट। परचेज प्राइस यानी कि आप एक एसेट को एक्वायर करने के लिए जो भी प्राइस पे करते हो, याद रहे परचेज प्राइस आपकी नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट और रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज होंगी। यानी कि अगर आपको परचेज प्राइस पे कोई ट्रेड डिस्काउंट मिला है, परचेज प्राइस के साथ आपने कोई रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज पे किए, तो इसे हम परचेज प्राइस से नेट कर देंगे, एंड इंक्लूडिंग नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज,
और अगर परचेज प्राइस में कोई नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज है तो ये भी आपकी कॉस्ट का पार्ट बन रहा होगा। मैं रिपीट करता हूं, अगर परचेज प्राइस में ट्रेड डिस्काउंट का एलिमेंट है, इसे परचेज प्राइस से नेट कर देंगे, लेस कर देंगे। अगर कोई रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज है, इसे परचेज प्राइस से नेट कर देंगे। अगर कोई नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज है तो इसे हम परचेज प्राइस का पार्ट बना देंगे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द कॉस्ट। सेकेंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में वो सारी कॉस्ट आएंगी जो कि एक एसेट को डिजायर्ड लोकेशन और डिजायर्ड कंडीशन में लाने के लिए जरूरी है ताकि वो मैनेजमेंट की इंटेंशन के हिसाब से इस्तेमाल हो सके। इसमें हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रही होगी, इसमें हमारे पास इंस्टॉलेशन कॉस्ट आ रही होगी, इसमें हमारे पास लीगल एंड प्रोफेशनल फीस रिलेटिंग टू परचेज ऑफ एसेट आ सकता है, इसमें हमारे पास और तरह तरह की कॉस्ट आ सकती है जो कि एक एसेट को डिजायर्ड लोकेशन और कंडीशन में लाने के लिए जरूरी ताकि उसे मैनेजमेंट की इंटेंशन के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सके। तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में कहता है एनी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंगिंग द एसेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। इसकी एग्जांपल क्या क्या हो सकती है? एम्प्लॉय कॉस्ट अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम द इंस्टॉलेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसेट, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, delivery cost, that is carriage inwards, installation and assembly cost, testing cost to assess whether the asset is functioning properly, net of sale proceed of item produced during the testing phase, professional fees directly related to the purchase। देखिए, अगर कोई एसेट हम सेल्फ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसकी कंस्ट्रक्शन पे जितना मटेरियल, जितना कंस्ट्रक्शन, जितना लेबर का खर्चा, जितने डायरेक्ट ओवरहेड्स वगैरह होंगे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। अगर एक एसेट को इंस्टॉल करने के लिए हमें साइट, कोई प्लेटफॉर्म वगैरह प्रिपेयर करना पड़ता है तो साइट प्रिपरेशन कॉस्ट एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। एसेट की ट्रांसपोर्टेशन, डिलीवरी कॉस्ट, और अगर डिलीवरी के वक्त हम उसकी इंश्योरेंस करवाते हैं तो वो इंश्योरेंस कॉस्ट भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। इंस्टॉलेशन, असेंबली पे कोई खर्चा आता है। टेस्टिंग कॉस्ट, प्रैक्टिकली स्पीकिंग जब हम प्लांट एंड मशीनरी या कोई भी एसेट्स वगैरह परचेज कर रहे होते हैं तो उसको अपने फाइनल यूज या कमर्शियल यूज में लाने से पहले उसकी टेस्टिंग करते हैं, उसका एक टेस्ट ट्रायल रन कंडक्ट करते हैं। तो ट्रायल रन कंडक्ट करने में, टेस्टिंग करने में भी हमारा खर्चा हो रहा होता है, ये सारा खर्चा भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। अब होता ये है प्रैक्टिकली कि एट टाइम्स आप एसेट की टेस्टिंग या ट्रायल रन करते हो तो इस टेस्टिंग या ट्रायल रन के नतीजे में कुछ सैंपल्स क्रिएट हो जाते हैं, कुछ बाय प्रोडक्ट्स, कुछ सैंपल प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। तो अगर ट्रायल रन आपने कंडक्ट किया, टेस्टिंग आपने एसेट की कंडक्ट की, तो टेस्टिंग और ट्रायल रन में जितना खर्चा होगा ये एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। और उस टेस्टिंग और ट्रायल रन के नतीजे में जो भी सैंपल्स है, जो भी आपकी इन्वेंट्री वगैरह क्रिएट होगी, उसकी जो भी स्क्रैप वैल्यू या एनआरवी होगी, सेल प्रोसीड होगी, उससे आप अपनी कॉस्टिंग से, आप अपनी कॉस्ट से नेट यानी कि लेस कर दोगे। तो यहां लिखा है टेस्टिंग कॉस्ट नेट ऑफ सेल प्रोसीड ऑफ आइटम प्रोड्यूस ड्यूरिंग द टेस्टिंग फेज। इसी तरह कोई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल प्रोफेशनल फीस। और तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डिसमेंटलिंग कॉस्ट, दैट इज इनिशियल एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग द एसेट एंड रिस्टोरिंग द साइट ऑन विच इट इज लोकेटेड। प्रैक्टिकली एट टाइम्स ऐसा होता है कि कुछ एसेट की इंस्टॉलेशन या यूजेज की वजह से एक कंपनी के ऊपर लीगल या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन अराइज हो जाती है कि जब भी इस एसेट की यूजफुल लाइफ एंड होगी, कंपनी को वो एसेट डिसमेंटल करना होगा, कंपनी को साइट को रिस्टोर करना होगा, कंपनी को वो एसेट वहां से रिमूव करना होगा। तो एक एसेट की यूजफुल लाइफ के एंड होने पे अगर हमारे ऊपर डिसमेंटलिंग या रिमूवल की ऑब्लिगेशन है तो जितना खर्चा फ्यूचर में डिसमेंटलिंग या रिमूवल पे होगा उस एस्टिमेटेड फ्यूचर एक्सपेंस की हम एक प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कंपनी के डिस्काउंट रेट से, और जो भी प्रेजेंट वैल्यू बनती है उसे हम एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना रहे होते हैं। फिर सब्सिक्वेंटली वो जो प्रोविजन हम अपने पास रिकॉर्ड करते हैं वो वक्त के साथ साथ ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट अनवाइंड होता है और उसके अगेंस्ट हम एक इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, एक कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे परचेज प्राइस से रिलेटेड ये भी है कि डेफर्ड पेमेंट का। फॉर एग्जाम्पल कि एक एसेट है जिसकी कैश प्राइस 1 लाख रुपए है, लेकिन आप उस एसेट को बाय करते हो 1,20,000 रुपए में, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि आपको 1,20,000 रुपए की पेमेंट आज नहीं बल्कि 2 साल के बाद करनी। एक एसेट है जिसकी कैश प्राइस इक्विवेलेंट है लाख रुपए, आपने 1,20,000 में बाय किया, लेकिन इस कंडीशन पे कि आप 1,20,000 की पेमेंट 2 साल के बाद करोगे। तो आप जो इस प्रॉपर्टी प्लान एग्रीमेंट को रिकॉर्ड करोगे वो 1,20,000 पे नहीं बल्कि 1 लाख रुपए पे ही करोगे। और जो आपको 2 साल के बाद 1,20,000 रुपए देने हैं, तो ये जो 20,000 रुपए एक्सेस देने हैं, ये बेसिकली आपकी डेफर्ड पेमेंट का इंटरेस्ट एक्सपेंस है जिसे आप ओवर द पीरियड ऑफ 2 years एक्सपेंस आउट कर रहे होंगे। तो कहता है द कॉस्ट ऑफ द आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट इज द कैश प्राइस इक्विवेलेंट एट द रिकॉग्निशन डेट इफ द पेमेंट इज डेफर्ड बियॉन्ड द नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स। यानी कि अगर 2, 4, 6 महीने का क्रेडिट जो कि नॉर्मली बिजनेस में ट्रेड में चलता है, अगर नॉर्मल क्रेडिट टर्म है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर एक्सटेंडेड, अगर नॉर्मल क्रेडिट टर्म से ज्यादा डेफर्ड पेमेंट की जा रही है, the difference between the cash price equivalent and the total payment is recognized as an interest over the period of credit।
तो जो भी आपकी कैश प्राइस और आपकी एक्चुअल पेमेंट का डिफरेंशियल है वो बेसिकली इंटरेस्ट एक्सपेंस है, जिसे आप ओवर द पेमेंट पीरियड एक्सपेंस आउट कर रहे होंगे। एग्जाम सिनेरियो में मैं कह सकता है कि भाई हमने एक एसेट आज परचेज किया, इसकी पेमेंट हमें 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद करनी है। तो जो भी आपने फ्यूचर में पेमेंट करनी है, आपको कोई ना कोई कंपनी का अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट गिवन होगा, जो भी आपने फ्यूचर में पेमेंट करनी है आप उस पेमेंट की डिस्काउंटिंग करोगे, प्रेजेंट वैल्यू वर्कआउट करोगे यूजिंग दी डिस्काउंट रेट, और जो भी प्रेजेंट वैल्यू आपके पास वर्कआउट होगी ऑन द डेट ऑफ रिकॉग्निशन, उससे हम अपने एसेट की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो बेसिकली I-16 में प्रॉपर्टी प्लान एंड एग्रीमेंट के स्टैंडर्ड में जो प्रॉपर्टी प्लान एंड एग्रीमेंट की इनिशियल रिकॉग्निशन होगी वो होगी कॉस्ट पे। कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स है, नंबर 1 परचेज प्राइस, नंबर 2 डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट एंड नंबर 3 डिसमेंटलिंग कॉस्ट। इसके बाद कुछ चीजें हमें I-16 ने स्पेसिफिकली बताई है कि ये सारी चीजें आप एसेट की कॉस्ट का पार्ट कंसिडर नहीं करोगे, एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं करोगे। नॉट पार्ट ऑफ द कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी, cost of introducing a new product or services including cost of advertisement or promotional activities, cost of conducting business in a new location or with a new class of customer including cost of staff training, administrative or other general overheads। यहाँ बेसिकली हमारे पास मार्केटिंग, स्टाफ ट्रेनिंग, एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन, इस तरह के खर्चे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं एक नया कॉलेज का कैंपस लॉन्च करता हूँ और कैंपस की लॉन्च पे एक लॉन्च सेरेमनी कंडक्ट करता हूँ और एक पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज करता हूं, तो जितना लॉन्चिंग पे, मार्केटिंग पे, प्रमोशन पे खर्चा हुआ, ये सारा खर्चा हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे, एक्सपेंस आउट करेंगे। अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी में परचेज करता हूं और प्लांट एंड मशीनरी को ऑपरेशनल फेज में लाने के लिए मुझे अपने स्टाफ को ट्रेन करना पड़ता है, तो स्टाफ की ट्रेनिंग पे जो खर्चा हो रहा होगा ये हमारा एक्सपेंस आउट हो रहा होगा। मैं किसी न्यू लोकेशन पे बिजनेस कंडक्ट करने के लिए जाता हूं तो मेरे पास कुछ रिलोकेशन कॉस्ट वगैरह इनकर होती है, तो ये सारे खर्चे ऐसे जो कि हम एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बना रहे होंगे। इसके बाद फिर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ एसेट का। देखिए प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है कि आप कोई एसेट बाय करो अगेंस्ट मॉनेटरी कंसिडरेशन, यानी कि आपने एसेट एक्वायर करा, बदले में कोई ना कोई मॉनेटरी कंसिडरेशन पे कर दी। इस तरह के सिचुएशन में एसेट की परचेज प्राइस या कॉस्ट कैलकुलेट करना प्रैक्टिकली सिंपल है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा भी हो सकता है कि आप एक एसेट को एक्वायर करो एक एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में, यानी कि आपने कोई एसेट एक्वायर किया, बदले में आपने कोई एसेट एक्सचेंज में दिया, यानी कि बदले में आप जो कंसिडरेशन दे रहे हो वो नॉन मॉनेटरी नेचर की, आप एक नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन देकर एसेट को एक्वायर कर रहे हो। तो इस केस में एक्वायर्ड एसेट को, इस केस में न्यू एसेट को किस तरह से कैपिटलाइज करना है, इसकी एक प्रायोरिटी डिफाइंड है, यानी कि पहले ये काम होगा, अगर ये काम पॉसिबल नहीं है तो फिर ये काम करेंगे, अगर ये काम पॉसिबल नहीं है तो फिर ये काम करेंगे। रीड करते हैं फिर साथ साथ डिस्कस करता हूं। कहता है एन एसेट में बी एक्वायर्ड इन एक्सचेंज फॉर अनदर एसेट, the cost of the acquired asset is measured at the fair value of the asset given up or the fair value of asset received if it is clearly more evident, or the carrying value of the asset given if the exchange lacks commercial transaction, or fair value of neither the asset received nor the asset given up is reliably measurable। कहता है कि अगर आपने किसी एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में, आपने कोई एक्सचेंज ट्रांजेक्शन की, यानी कि आपने एक एसेट एक्वायर्ड किया और बदले में कोई एसेट एक्सचेंज पे दिया, नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन पे की, तो फिर आपने जो एसेट एक्वायर किया उसको कैसे कैपिटलाइज किया जाएगा। सबसे पहले अगर आपके पास से जो एसेट जा रहा है, जो एसेट आप एक्सचेंज में दे रहे हो, उसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल है, तो आप न्यू एसेट को रिकॉर्ड करोगे ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन, ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ एसेट डिस्पोज ऑफ। बेसिकली नया एसेट रिकॉर्ड किया जाएगा फेयर वैल्यू ऑफ एसेट डिस्पोज ऑफ, यानी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन प्लस कंसिडरेशन पेड इन कैश इफ एनी माइनस कंसिडरेशन रिसीव्ड इन कैश इफ एनी, यानी कि जो मैंने एसेट दिया उसकी मैं फेयर वैल्यू लूंगा, मैंने अगर कोई ऊपर से कैश पे किया तो वो मैं ऐड करूंगा, मुझे अगर बदले में कोई कैश मिला तो मैं इसे लेस करूंगा, और हम अपने नए एसेट को इस वैल्यू पे कैपिटलाइज कर रहे हो। सिनेरियो नंबर 2, अगर हमारे पास से जो एसेट जा रहा है उसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो फिर हम न्यू एसेट को मेजर करेंगे न्यू एसेट की ही फेयर वैल्यू पे, यानी कि आपने एक्सचेंज में जो एसेट दिया उसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो बदले में जो आपको एसेट मिल रहा है उसकी फेयर वैल्यू पे आप न्यू एसेट को कैपिटलाइज कर दोगे। और ऐसा हो सकता है कि अभी आपने कोई एक्सचेंज ट्रांजेक्शन की हो, लेकिन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस ना हो। फॉर एग्जाम्पल हम किसी अपने जानने वाले या रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हो, या फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास से जो एसेट जा रहा है और सामने वाले के पास से जो न्यू एसेट आ रहा है, दोनों की फेयर वैल्यूज अवेलेबल ना हो, तो फिर इस केस में स्टैंडर्ड इस बात की इजाजत देता है कि आप न्यू एसेट को, आप एक्वायर्ड एसेट को जाने वाले एसेट की कैरिंग वैल्यू की बेसिस पर मेजर करोगे, यानी कि किस तरीके से जो एसेट हमने डिस्पोज ऑफ किया, जो एसेट हमने एक्सचेंज में दिया उसकी कैरिंग वैल्यू, प्लस अगर हमने कोई कैश कंसिडरेशन पे की है उसे हम ऐड कर देंगे, माइनस अगर हमने कोई कैश कंसिडरेशन रिसीव किया उसे हम माइनस कर देंगे, हम इस नेट अमाउंट के ऊपर न्यू एसेट को रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट और टेक्निकल कॉन्सेप्ट है एक्सचेंज ऑफ एसेट के हवाले से।